एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम जो है क्लास 12 की बायोलॉजी में हम लोग पिछले क्लास में विखंडी जनन और जो है अलैंगिक जनन की और भी विधियां जो है हमने डिस्कस किया था। मुकुलन की विधि भी डिस्कस की थी। आज की क्लास में भाग 4 है। भाग 4 में जो है हम लोग देखेंगे आगे की विधियाँ। ठीक है, अलैंगिक जनन की आगे की विधियों के बारे में देखेंगे। तो आगे की विधि में हम लोगों को पढ़ना था बीजाणु जनन, है ना। बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ध्यान समझते चलिएगा बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन की यह एक विधि है। अलैंगिक जनन की यह एक विधि है जो जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब ये कि जब जीवों के जीने योग्य जो है इन्वायरमेंट नहीं रहता है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो बहुत सारे जीव हैं, जैसे जीवाणु में, जैसे जीवाणु है ना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, और बहुत सारे टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स और बहुत सारे किस्में ब्रायोफाइटा में। इनमें क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर ये बीजाणु का निर्माण करते हैं, यानी स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। बीजाणु यानी किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर का। बहुत सारे कवक हैं, कवकों में भी जो है किसका फॉर्मेशन होता है, बीजाणु का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु जनन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब स्पोर में जो है दो तरह की चीज़ें बनती हैं, दो तरह से, है ना। एक तो जो है ऐसे बीजाणु बनते हैं जो चलायमान हो, जो गतिशील हों, और कुछ ऐसे जीवाणु बनते हैं जो अगतिशील होते हैं, मतलब गति नहीं करने योग्य होते हैं। अब इनमें गति करने के लिए क्या चीज़ें पाई जाती होंगी, तो गति करने के लिए इसमें फ्लैजिला और जो है सीलिया वगैरह चीज़ें जो पाई जाती हैं जिनसे वो गति कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं चल बीजाणु, है ना। क्या बोलते हैं, चल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु यानी जू स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें होते हैं अचल बीजाणु, दूसरे तरह के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अचल बीजाणु। ठीक है, अचल बीजाणु। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ठीक, अब ध्यान समझेंगे चल बीजाणु और अचल बीजाणु का मतलब क्या हुआ। चल बीजाणु का मतलब ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये होता है कि ये गतिशील होते हैं। गतिशीलता के लिए इनमें जो है या तो सीलिया पाए जाएंगे, और क्या पाए जाएंगे, सीलिया, या फिर क्या पाए जाएंगे, फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया या फिर क्या, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम स्पायरोगायरा में देखें, है ना, किसमें, स्पायरोगायरा में चल बीजाणु किसमें बनते हैं, तो बहुत सारे स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में। स्पायरोगायरा, ये इसके एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, स्पायरोगायरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत जो है चल बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। अगर हम स्पायरोगायरा को देखें, स्पायरोगायरा, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये जो कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें जब प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो अलैंगिक जनन की विधि अपनाते हैं। अलैंगिक जनन में बीजाणु जनन की विधि को अपनाया जाता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें क्या होगा, जैसे हम स्पायरोगायरा में देखें, स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पाए जाते हैं क्या, जो है कसाभिका पाई जाती है। कसाभिका यानी फ्लैजिला उत्पन्न होती है ना, फ्लैजिला होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति जैसे ही आती है इन्वायरमेंट, तो ये जो है इससे क्या होंगे, इससे बाहर निकल आते हैं और जो है अलैंगिक जनन की विधि द्वारा जनन करते हैं। ऐसा जो है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में देखेंगे। और ये जो है गतिशील होते हैं, इसी फ्लैजिला से जो है ये क्या करेंगे, गति करते हैं। और जो अचल बीजाणु होते हैं इसमें गति के लिए, यानी ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, है ना, नॉन मोटाइल, है ना। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ कि ये चलने में असक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इनकी अगर हम संरचना, ये बहुत सारे कवकों में इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे राइजोपस में और किस में देखने को मिलेगा, तो म्यूकर में, राइजोपस और म्यूकर में।
ये संरचना देखने को आपको मिलेगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये संरचना है, ठीक है, ये एक एप्लेनोस्पोर की संरचना है। इसके अंतर्गत जो है एक बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा और बाकी जो है ये जो है प्रोटोप्लास्ट है या प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, बात एक ही है। और ये जो है इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, और ये जो है इसका क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है, इसका मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंतर्गत जो पाया जाएगा वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये संरचना है किसकी, अचल बीजाणु की। तो ये बीजाणु जो है एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं। कैसे होंगे, पतली भित्ति युक्त होते हैं, ठीक है। ये अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या हुआ, ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड, अलैंगिक जननकाय होते हैं, हैप्लॉइड अलैंगिक जननकाय होते हैं, यानी हैप्लॉइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, किसमें, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है ये इस विधि यानी स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जनन करते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन किन में होता है, तो बहुत सारे जीवाणु में, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और कवक में जो है देखने को मिलते हैं। किसका फॉर्मेशन होगा, तो यानी बीजाणु का फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो बीजाणु होते हैं ये प्रकीर्णन के माध्यम से जो है फैल सकते हैं। प्रकीर्णन का मतलब कि जो है हवा में फैल सकते हैं, जैसे इसमें भी है, ये सब भी जो है एक कोशिका में बहुत हल्के होते हैं। तो जो है प्रकीर्णन के माध्यम से इनमें क्या होता है कि ये जो जर्मिनेट करते हैं या फिर फैलते हैं, ठीक है। हम लोग ने देखा कि इनमें चल बीजाणु भी होते हैं, और कैसे होते हैं, अचल बीजाणु, यानी जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर वाले क्या होते हैं, इसमें ये गतिशील होते हैं। गतिशीलता के लिए इनमें सीलिया या फिर क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में। कुछ बीजाणु अचल होते हैं, जैसे एप्लेनोस्पोर का, जैसे इसमें जो है राइजोपस और म्यूकर आते हैं, ठीक। इसकी हमने संरचना देख ली दोनों की। ये हमने स्पायरोगैरा में देखा है ना, जूस्पोर एंड स्पायरोगैरा, ठीक है। और ये देखें हम लोगों ने एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन। अब आप हेडिंग देंगे जो है बीजाणु जन्म में आप लिखेंगे, यह ऐसे लिखेगा, बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त, बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जननकाय, अगुणित अलैंगिक जननकाय हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा जीवाणु, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और कवक में बनता है। बीजाणु प्रकीर्णन के द्वारा फैलते हैं, तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप इसमें पहली हेडिंग देंगे और पहली हेडिंग देंगे चल बीजाणु, ठीक है, पहली हेडिंग देंगे चल बीजाणु। इसमें लिखेंगे ये गतिशील होते हैं, क्योंकि इनमें कसाभिका, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे अनुकूल परिस्थितियों में, ऐसे लिखिएगा, अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास जैसे जीवों में अनुकूल परिस्थिति में स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास जैसे जीवों में चल बीजाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग अचल बीजाणु। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा स्पायरोगैरा में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर में आप लोग लिखेंगे, अचल बीजाणु में लिखिए ये अचल होते हैं। अचल का मतलब क्या, गतिशील नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये अचल होते हैं क्योंकि इनमें कसाभिका नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण
प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण राइजोपस तथा म्यूकर में होता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीवाणु का निर्माण करते हैं या नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना लिखा बीजाणु जनन। ठीक, बीजाणु जनन के बाद की संरचना हम लोग पढ़नी है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। एंडोस्पोर जो है कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जो है, एंडोस्पोर जैसे लगभग आप लोग जानते होंगे, ये जो है कि इसमें इसका अलैंगिक जनन की विधि एक है एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर में क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल पहले समझिए कि यह ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो है बहुत सारे जीवाणुओं में ये जो है देखने को मिलेगा, जो है जीवाणुओं के अंतर्गत और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के तहत जो है प्रतिकूल जब परिस्थिति आती है, यानी इनके जीवन जो है जीने योग्य नहीं होते हैं, अनुकूलित प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो उसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन में कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर जो है एक जो है आवरण का निर्माण हो जाता है। जैसे हम एक बीजाणु की ऐसे संरचना बनाएं तो इसमें जो है ये संरचना होती है, तो इसके चारों तरफ जो है एक मोटी लेयर लग जाती है, मोटी क्या होगी, लेयर जम जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। इसके ऊपर की तरफ भी एक आउटर मेम्ब्रेन का लेयर लग जाता है। ठीक है, और भीतर की तरफ जो है ये एक आउटर की तरफ और एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और जो है इसकी जो है ये सेल वॉल है अंदर की तरफ, है ना, ये क्या है, सेल वॉल है। इसका फॉर्मेशन पहले से ही होता है। इसके बाहर जो है जब इनके जीने योग्य जो है इन्वायरमेंट नहीं होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो इनके बाहर की तरफ जो है एक मोटी सी परत जम जाती है। ठीक है, वह एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो है ये एक कॉर्टेक्स की क्या होती है कि लेयर होती है, जिससे इनको सुरक्षा मिल सके। और बाद में ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि इनके अनुकूल परिस्थिति आने पर जो है एंडोस्पोर का जो है फॉर्मेशन होगा, जिससे जो है ये क्या होंगे, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इनसे क्या हो जाएंगे, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है एंडोस्पोर किस में देखने को मिलते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में, जीवाणु में, है ना, इन्हीं में देखने को मिलते हैं। और ये अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो आप हेडिंग देंगे एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में आप लिखेंगे कि एंडोस्पोर का निर्माण, लिखिए, एंडोस्पोर का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में, एंडोस्पोर का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरित शैवाल आदि में होता है। नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि में होता है, जो अनुकूलित समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ये आप डायग्राम बना लेंगे एंडोस्पोर का। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है इसके अंतर्गत कोनिडिया का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अलैंगिक जनन की विधि है कोनिडिया का फॉर्मेशन। कोनिडिया का फॉर्मेशन किस में होता है, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। तो अगली हेडिंग है हमारे पास कोनिडिया, है ना। ये नंबर 3 था, नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं कोनिडिया, है ना, कोनिडिया। कोनिडिया का फॉर्मेशन किस में होता है, तो ये जो कोनिडिया होती है, कोनिडिया का फॉर्मेशन बहुत सारे जैसे कवक में, जैसे पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गए, है ना, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, है ना, एस्परजिलस, और किस में देखेंगे,
कोनिडिया पेनिसिलियम में, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, कोनिडिया का, पेनिसिलियम में। इसमें क्या होता है, कोनिडिया कैसे बनती है, तो इसके जो है कवक सूत्र पर, किस पर, कवक सूत्र पर क्या होगा कि कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये जो है एक कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर, इसके ऊपर जो है ऐसे छोटे छोटे जो है कोनिडिया का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, कोनिडिया क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, है ना। इसमें क्या होगा कि ये जो कोनिडिया है ये बाहर क्या होगी कि यहाँ से डिटैच हो जाएगी, है ना, ये डिटैच होकर जो है क्या होगा कि अलग इन्वायरमेंट में जो है फैल जाएंगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिडिया। ये कोनिडिया क्या करेगा, बाद में इनके अनुकूल परिस्थिति आने पर, है ना, अनुकूल परिस्थिति आने पर इस कोनिडिया से क्या होगा, एक नए जो है नया जर्मिनेशन होगा, जिससे एक नए कवक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ये एक तरह की जर्मिनेटिंग कोनिडिया है, जर्मिनेटिंग कोनिडिया, है ना, जर्मिनेटिंग कोनिडिया। ध्यान समझेंगे, कोनिडिया का फॉर्मेशन किस में होगा, तो कुछ कवक हैं जिनमें जैसे एस्परजिलस है और पेनिसिलियम है, इसमें जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। अब कोनिडिया जो है ये कोनिडियोफोर के ऊपर जो है ऐसे निकले होते हैं, जिनके ऊपर जो है ऐसी छोटे छोटे संरचनाएं बनी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। क्या कहेंगे, कोनिडिया। और यही कोनिडिया बाद में डिटैच होकर इससे जो है एक नए कोनिडिया अनुकूल परिस्थिति आने पर जर्मिनेट होते हैं और इनसे जो है एक नए जीव का क्या करेंगे, एक नए कवक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोनिडिया पेनिसिलियम, कोनिडिया पेनिसिलियम कॉमा एस्परजिलस, पेनिसिलियम कॉमा एस्परजिलस जैसे कवकों के कवक सूत्र, जैसे कवकों के कवक सूत्र के अग्रभाग पर उपस्थित कोनिडियोफोर पर बनता है, के अग्रभाग पर स्थित कोनिडियोफोर पर बनता है, और ये मातृ जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, और ये मातृ जीव से अलग होकर नए जीव का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। ये रहा हम लोगों ने कोनिडिया के बारे में देखा कि कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर जो है अलैंगिक जनन की विधि में हम लोगों को पढ़ना है, इसमें जो है जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, कलिका निर्माण। ये जो है लगभग कौन सा होगा, तो 5वां होगा, कलिका निर्माण, ठीक है, जेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल या जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। अब कलिका निर्माण कहाँ पर होता है, तो ध्यान समझेंगे कलिका का निर्माण कैसे होगा। तो ये जो है कुछ इसके एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, फ्यूनेरिया और स्पंज में, फ्यूनेरिया और किस में, स्पंज में, फ्यूनेरिया में और स्पंज में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कलिका का निर्माण देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे जैसे प्लांट है, बहुत सारे पौधे हैं जिनके पत्तियों पर या फिर तनों के अग्रभाग पर कलिका का निर्माण हो जाता है। कलिका का निर्माण कैसे होगा, तो ये लगभग ऐसी संरचना होती है ना, ऐसी संरचना होगी, है ना। इस संरचना में क्या होगा कि ये संरचना में ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं गेम्यूल, है ना, क्या बोलेंगे, जेम्यूल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आप संरचना बनाते चलिए। इसके अंतर्गत जो है एक जैसे ये सुराही जैसी संरचना है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है इसमें गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये इस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, गेम्यूल, ठीक है। ऐसे इसमें जो है एक संरचना ऐसे निकली होती है, जो है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर लगे जैसे निकले होते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर,
ठीक है, आप बुक से भी स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं। अब समझेंगे कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कलिका का निर्माण। ये कहाँ पे होंगे, तो फ्यूनेरिया और स्पंज में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो जैसे बहुत सारे पौधे के पत्तियों और तनों के भाग, तनों के अग्रभाग पर ये एक बहुकोशिकीय संरचना है। ये याद रखिएगा कि ये जो गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है ये एक बहुकोशिकीय संरचना है, एक कोशिकीय संरचना नहीं होती है, बहुकोशिकीय संरचना होती है, जिससे हम लोग कलिका बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, कलिका बोलेंगे, है ना, कलिका, जो ये मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और इसी से जो है एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है। तो इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलिका निर्माण या जेम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो आप हेडिंग देंगे कलिका निर्माण, और इसमें आप लिखेंगे कि बहुत से पौधों की पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे कलिका कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे जो मातृ कोशिका से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इसको आप जो है बना लीजिएगा, और बुक से भी ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, उसमें बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो है पढ़ना है इसमें कलिका निर्माण के बाद पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। ठीक है, नंबर 6 है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। ठीक, पुनरुद्भवन ध्यान समझते चलिएगा। रीजनरेशन बहुत आसान है, ये आसान टॉपिक है। इसमें जो है बहुत सारे जीव, जैसे जो है प्लेनेरिया हो गए, हाइड्रा हो गए और अमीबा। प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया, अमीबा और हाइड्रा में जो है किसका फॉर्मेशन, पुनरुद्भवन की वजह से जो है, पुनरुद्भवन की इनमें असीम क्षमता होती है ना। प्लेनेरिया के अंतर्गत जो है पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, जिससे क्या होगा कि इसको कितने भी भागों में तोड़ दीजिए, जिससे वो क्या होंगे कि एक इससे नए जीव का उत्पत्ति होगा। एक बात उसमें ये याद रखिएगा कि उसमें एक केंद्रक के इसके भाग उपस्थित होने चाहिए, जिससे नए जीव का क्या होगा कि निर्माण होता है। पुनरुद्भवन में क्या होगा, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता किस में पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में होता है, अमीबा में भी होगा और हाइड्रा में भी होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, इनके जीवों को जो है कितने भी खंड में विभक्त कर दीजिए। जैसे हम प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर अगर बनाएं, तो प्लेनेरिया के शरीर को आप कितने भी भागों में क्या कर दीजिए, विभक्त कर दीजिए, है ना, कितने भी भागों में क्या कर दीजिए, विभक्त कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसको इतने भागों में विभक्त कर दें, तो इनसे जो है क्या होगा कि ये इनसे एक नए तरह के जीव का क्या होगा, निर्माण हो जाता है। इससे नए तरह के जीव का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। इससे क्या होगा, जैसे बाद में एक नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इससे भी क्या होगा, एक नया प्लेनेरिया जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन की क्षमता। ठीक है, तो आप हेडिंग देंगे पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन किन में देखने को मिलता है, तो प्लेनेरिया, अमीबा और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। तो आप लिखिए इसमें कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। ठीक है, यदि इन जीवों का शरीर कई भागों में विभक्त कर दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए, तो इनसे विभाजित हुए खंडों से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। है ना, पुनरुद्भवन कहते हैं, यानी रीजनरेशन कहते हैं। तो आज के क्लास में हमने जो है
इतनी सारी चीज़ें देखी, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा और जो है डायग्राम बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।